मुझे भी होना चाहिए था यार वहाँ पे उस फिल्म के लिए, but you're not invited. You are making a comment on my journey and dismissing all the work that I've done. 2024 में आर्टिकल 370 जब मूवी आई तो यामी गौतम की फिल्म में फिनोमिनल परफॉर्मेंस देकर लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। बट डू यू नो यामी ने एक पॉइंट पे एक्टिंग क्विट करने का डिसाइड कर लिया था, बिकॉज एज वी ऑल नो यामी गौतम ने हमेशा अपनी फिल्म से अपने टैलेंट को प्रूव करती आई हैं कि उन्हें इग्नोर किया जा सकता है बट उनके टैलेंट को नहीं। बट द क्वेश्चन इज कि क्यों ये अभी भी बॉलीवुड में टॉप लीडिंग लेडीज की लिस्ट में नहीं मानी जाती। एंड ये मैं नहीं, खुद यामी को भी एक पॉइंट पे लगा है कि वो काफी अंडररेटेड है। हमेशा मेरे साथ जुड़ा हुआ था, आई थिंक अंडररेटेड। शी इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर। So today we are going to talk about यामी गौतम। So यामी गौतम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 28 नवंबर 1988 को बॉर्न हुई थी। बट यामी की स्कूलिंग चंडीगढ़ से हुई है। एक्टिंग परस्यू करने से पहले यामी लॉ की पढ़ाई कर रही थी बिकॉज यामी को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना था। बट 2008 में व्हेन यामी वाज जस्ट 20 years old, तब वो अपनी एक्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए मुंबई आती हैं, ऑडिशन देती हैं और यामी को अपना फर्स्ट टीवी शो मिलता है राजकुमार आर्यन, जो एनडीटीवी इमेजिन पे आता था। ये जैन 2008 में आया था एंड यामी इस शो में प्रिंसेस भैरवी का रोल प्ले करती हैं। उसके बाद यामी का सेकंड शो आया चांद के पार चलो, जो अगेन एनडीटीवी इमेजिन पे आता है, जिसमें यामी अहम शर्मा के ऑपोजिट कास्ट हुई थी। यामी सना का कैरेक्टर प्ले करती हैं, हु इज वेरी क्वाइट एंड सीरियस गर्ल। ये शो भी 2009 में एंड हो गया। अगेन यामी को अपना थर्ड शो मिलता है ये प्यार न होगा कम, एंड इसमें यामी लहर माथुर का रोल प्ले करती हैं ऑपोजिट गौरव खन्ना। ये यामी का फर्स्ट शो था जो उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ एंड इसी शो ने टीवी इंडस्ट्री में इन्हें रिकग्निशन भी दिलाई। बट अब यामी को टीवी शोज नहीं करना था एंड शी वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। सो यामी ने कुछ डिफरेंट तरह के ऑडिशंस देने शुरू किए। इसी तरह यामी सीआईडी के कुछ एपिसोड्स भी कर चुकी हैं एंड यामी मीठी छुरी नंबर 1 रियलिटी शो में एज अ कंटेस्टेंट भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। देन इन 2010 यामी गौतम अपना फर्स्ट फिल्म कन्नड़ लैंग्वेज में करती हैं उल्लासा उत्साह, जिसमें यामी गणेश किशन के साथ फिल्म कर रही थी एंड गणेश किशन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन कन्नड़ सिनेमा। उसके बाद 2011 में यामी एक पंजाबी फिल्म करती हैं नूर एंड इसी ईयर यामी की तेलुगु फिल्म भी आई नुवीला। विद इन 3 years यामी ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में 3 फिल्म्स की। उसके बाद फाइनली 2012 में बॉलीवुड में एक यूनिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विक्की डोनर रिलीज हुई, जिसमें आयुष्मान खुराना एंड यामी गौतम को लॉन्च किया गया। दोनों के लिए ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म स्पर्म डोनेशन जैसे एक सोशल टैबू पे बेस्ड थी, लेकिन उसे एक एंटरटेनिंग और सेंसिबल तरीके से दिखाया गया। विक्की डोनर कमर्शियली सक्सेसफुल तो थी ही एंड साथ ही उस ईयर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स भी बनी। इस मूवी को अपना बोल्ड और मीनिंगफुल टॉपिक के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया एंड यामी को भी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जी सिने अवार्ड एंड आईफा अवार्ड भी मिला। तो यामी के करियर की शुरुआत बॉलीवुड में काफी अच्छी हुई थी, बट फिर भी यामी 2 years तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म में नहीं दिखी। तो उस समय साउथ की मूवीज की तरफ चली जाती हैं एंड गौरवम नाम की फिल्म करती हैं, जो तमिल एंड तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में थी। फिर 2014 में यामी की 2 हिंदी फिल्म्स आई, टोटल स्यापा एंड एक्शन जैक्सन। दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे चली गईं। देन 2015 में यामी की 2 फिल्म्स आई, हिंदी मूवी बदलापुर, जिसमें ये मिशा वर्मा का रोल प्ले करती हैं। ये मूवी कमर्शियली सक्सेसफुल रही एंड सेकंड फिल्म थी यामी की तेलुगु लैंग्वेज में कुरियर बॉय कल्याण। नेक्स्ट ईयर 2016 में यामी की एक और हिंदी फिल्म आती है सनम रे ऑपोजिट पुलकित सम्राट, जिसका टाइटल ट्रैक काफी हिट हुआ था एंड अभी भी लोग इसे सुनते हैं। बट मूवी कुछ अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर पाई एंड फिर यामी की पुलकित के साथ ही नेक्स्ट मूवी आई जुनूनियत एंड ये भी फ्लॉप रही। तो इन्हीं फिल्म्स के शूटिंग के दौरान इट इज सेड कि पुलकित एंड यामी रिलेशनशिप में है, बट पुलकित वाज ऑलरेडी मैरिड। तो यामी पे पुलकित की वाइफ ने कई एलिगेशंस लगाए थे कि वो पुलकित एंड उनके बीच में आने की कोशिश कर रही हैं। उस समय मूवीज तो रिलीज हो ही रही थी, साथ में ये कंट्रोवर्सीज भी चल रही थी एंड पुलकित एंड उनकी वाइफ के बीच रिलेशनशिप अच्छे ना होने की वजह से उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। एंड इन 2018 यामी गौतम एंड पुलकित सम्राट भी अनफॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम।
बट यामी की 2017 में जो 2 फिल्म्स आई थी उसमें से एक थी काबिल, जिसमें यामी एक विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल का रोल प्ले करती हैं ऑपोजिट ऋतिक रोशन। ये फिल्म तो सक्सेसफुल थी बट यामी का इस फिल्म में स्क्रीन टाइम लिमिटेड था एंड ये भी कहा जाता है कि यामी फर्स्ट चॉइस तो थी ही नहीं इस फिल्म की, बिकॉज बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को ये रोल ऑफर किया गया था बट उन्होंने अपने कैरेक्टर को फर्स्ट हाफ में फिनिश होते देखा तो रिजेक्ट कर दिया। देन ये फिल्म फिर यामी को ऑफर हुई। सेकंड फिल्म यामी की इसी ईयर आई थी सरकार 3, जो फ्लॉप थी। फिर 2018 में यामी की एक ही फिल्म आती है बत्ते गुल मीटर चालू, जिसमें ये एडवोकेट का रोल प्ले करती हैं। इस फिल्म में श्रद्धा कपूर एंड शाहिद कपूर भी थे एंड ये फिल्म भी फ्लॉप रही। यामी गौतम ने अपनी बॉलीवुड जर्नी विक्की डोनर जैसी सक्सेसफुल फिल्म से शुरू की थी, लेकिन उस लेवल की कंसिस्टेंट सक्सेस उन्हें बाद में नहीं मिल पाई। अगर उनकी कोई फिल्म किसी बिग स्टार के साथ होती है तो उनका रोल ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता, और जब रोल स्ट्रॉन्ग होता है तो फिल्म किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या बिग बजट बैनर की नहीं होती। विक्की डोनर के रिलीज के अराउंड ही 2012 में आलिया भट्ट की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड अर्जुन कपूर एंड परिणीति की फिल्म इश्कजादे भी रिलीज हुई थी। तो आलिया का बॉलीवुड करियर लार्जली करण जौहर और धर्मा के साथ बेस्ड है। उनके 80% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में करण जौहर का इन्वॉल्वमेंट है। अब अर्जुन कपूर ने इतने फ्लॉप्स दिए हैं फिर भी वायरफ प्रोडक्शन, धर्मा प्रोडक्शन ऐसे बिग प्रोडक्शन हाउसेस से फिल्म्स ऑफर होती रही हैं। इसलिए बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, यहाँ फिल्म्स मोस्टली उन्हीं को मिलता है जिनके पास या तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो या पावरफुल ब्रांडिंग। इफ यू रिमेम्बर 2019 में ड्रीम गर्ल मूवी आई थी नुसरत भरूचा एंड आयुष्मान खुराना की, जो 2019 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स थी। फिर इसकी सिक्वल लाइट, उसमें आयुष्मान के ऑपोजिट अनन्या पांडे को कास्ट किया गया। अब ऐसा नहीं था कि नुसरत ने फिल्म करने से मना कर दिया। नुसरत 2023 में तू झूठी मैं मक्कार मूवी में कैमियो अपीयरेंस भी करती हैं, बट नुसरत ने एक इंटरव्यू में कहा कि ड्रीम गर्ल में सब एक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे एक्सेप्ट नुसरत के, एंड उन्हें उन्हीं के फिल्म के सिक्वल से हटा दिया गया। उनका रोल अनन्या पांडे को दे दिया गया। सो नुसरत इस चीज से काफी हर्ट हुई थी, क्योंकि किसी अदर एक्ट्रेस को लेते तो समझ में आता, बिकॉज अनन्या की खुद की प्रीवियस फिल्म्स पूरी तरह फ्लॉप रही। ऊपर से ऑडियंस को भी उनकी प्रीवियस फिल्म्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो अगेन यहाँ भी नेपोटिज्म आ गया। तो इसी तरह यामी जिस तरह के स्क्रिप्ट एंड फिल्म करना चाहती थी उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई, इसीलिए हमेशा अच्छे स्क्रिप्ट का वेट करती रही। बट अनफॉर्चुनेटली जो फिल्म्स यामी कर रही थी वो भी फ्लॉप जा रही थी। सो यामी ने इसी टाइम डिसाइड किया था कि अब वो फिल्म क्विट कर देंगी और अपने होम टाउन वापस लौट जाएंगी। अगर ये नहीं हुआ ना ये तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना करके मम्मा आई विल पैक माय बैग। बट फिर 2019 में डायरेक्टर आदित्य धार ने अपनी फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें यामी पल्लवी शर्मा का रोल प्ले करती हैं ऑपोजिट विक्की कौशल। ये फिल्म यामी की करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, बिकॉज सनम रे एंड काबिल जैसे फिल्म्स में यामी की एक स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर एक्ट्रेस वाली इमेज बनी हुई थी। बट उरी फिल्म से उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से प्रूव किया कि वो सिर्फ एक रोमांटिक हीरोइन नहीं बल्कि कमांडिंग कैरेक्टर्स भी निभा सकती हैं। इस फिल्म ने 300 करोड़ का बिजनेस किया एंड 2019 की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म भी बनी। एंड इसी ईयर यामी आयुष्मान खुराना एंड भूमि पेडनेकर की फिल्म आई बाला, जिसमें यामी एक टिकटॉक स्टार एंड स्मॉल टाउन मॉडल का रोल प्ले करती हैं। फिल्म में यामी ने अपने टिकटॉक वीडियोस और ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशन से ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया। बट इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देने के बावजूद यामी को इस फिल्म के लिए नॉमिनेट तक नहीं किया गया, ना आईफा में ना ही जी सिने अवार्ड में, जिसके लिए यामी ने इंस्टा पे एक ओपन लेटर पोस्ट किया था, जिसमें यामी ने लिखा था कि उनकी परफॉर्मेंस को ओवरलुक्ड किया गया। अवार्ड विन करना एक अलग बात है, बट एटलीस्ट नॉमिनेशन की लिस्ट में आना ही मतलब हाँ आपके काम को एटलीस्ट एक्नॉलेज किया गया है, तो वो भी नहीं किया गया। बिकॉज यामी जिस तरह की परफॉर्मेंस फिल्म में दे रही थी वो ऑडियंस को तो दिख रही थी, इसलिए वो अप्रिशिएट भी कर रहे थे। पर शायद बॉलीवुड ने उन्हें अंडररेटेड ही रखने का सोच रखा है, इसलिए यामी काफी डिसअपॉइंट हुई थी। अब 2020 में यामी की विक्रांत मैसी के साथ एक फिल्म आई गिनी विद सनी, जिसमें यामी ने एज यूजुअल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट फिल्म की स्टोरी इतनी ग्रिपिंग नहीं थी। एंड फाइनली 2021 में यामी एंड डायरेक्टर आदित्य धार की शादी हो जाती है। एंड 2022 में यामी की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दिखी फिल्म अ थर्सडे में, जहां उन्होंने नैना जायसवाल का रोल प्ले किया, एक लविंग और सिंपल प्री स्कूल टीचर। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई
उनका कैरेक्टर एक काम वुमन से ग्रेजुअली इंटेंस अनप्रेडिक्टेबल हॉस्टेज टेकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना नेचुरल और पावरफुल था कि ऑडियंस के लिए ये कंप्लीट शॉक था, क्योंकि यामी को पहली बार किसी इतने लेयर्ड और साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स रोल में देखा गया। यामी गौतम ने अ थर्सडे जैसी फिल्म चूज करके वो रिस्क उठाया है जो बॉलीवुड में बहुत कम हीरोइंस उठा पाती हैं। एक ऐसी स्टोरी जहाँ ना ग्लैम था ना हीरो, सिर्फ ब्रिलियंट एक्टिंग और डेयरिंग स्क्रिप्ट थी। ऐसे ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यामी की फिल्म 10वीं में भी दिखी, जो 2022 में ही रिलीज हुई थी। फिल्म में यामी ने एक टफ शार्प माइंडेड आईपीएस ऑफिसर ज्योति जायसवाल का कैरेक्टर प्ले किया। दोनों ही फिल्म्स ऑडियंस को काफी पसंद आई। अगेन इसके लिए भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। यामी की 2023 की 2 फिल्म्स आई, लॉस्ट एंड चोर निकल के भागा। इस बार भी यामी ने जिस तरह की स्क्रिप्ट चूज की वो काफी कमेंडेबल है, क्योंकि यामी गौतम की फिल्म लॉस्ट में परफॉर्मेंस ना तो कमर्शियल था ना लाउड, बल्कि एक सॉलिड थिंकिंग एक्टर वाली परफॉर्मेंस थी, जिसे ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया। और ये भी कहा कि यामी जब भी स्क्रीन पे आई हैं तो कमर्शियल ग्लैमर के बजाय यामी ने ऐसे रोल्स चूज किए जो ऑडियंस को कुछ मीनिंगफुल दे सके। एंड चोर निकल के भागा में भी यामी की एक्टिंग काफी रिफ्रेशिंग थी, जिसमें हर मूव यामी की कैलकुलेटेड थे और हर इमोशंस रियल। यामी गौतम का करियर नाउ स्टैंड्स फॉर पावरफुल वुमेन, रियल स्टोरीज एंड नो कॉम्प्रोमाइज। एंड 2023 की यामी की लास्ट फिल्म OMG 2 थी। ये एक बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी, जहां लोगों ने अक्षय कुमार के स्पिरिचुअल रोल के साथ साथ यामी गौतम जो कि कामिनी महेश्वरी का रोल प्ले कर रही थी, और पंकज त्रिपाठी जो कांति सरन का रोल प्ले करते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस को ऑडियंस ने देखकर क्लियरली फील किया कि यामी और पंकज जैसे एक्टर्स ओवर ग्लैमराइज्ड बॉलीवुड सिस्टम में अंडररेटेड हैं। एंड 2024 में डायरेक्टर आदित्य धार की फिल्म आई आर्टिकल 370, जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर थी, जो कश्मीर से आर्टिकल 370 के रिमूवल के बैकग्राउंड पे बेस्ड थी। यामी ने जूनी हक्सर, एक NIA ऑफिसर का रोल प्ले किया, जिसे एक्शन, इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स के बीच एक मिशन लीड करना होता है। आर्टिकल 370 यामी गौतम की करियर की सबसे इम्पैक्टफुल फिल्म थी। इस रोल में उन्होंने दिखाया कि वो एक सोलो लेड पॉलिटिकल थ्रिलर को पूरी स्ट्रेंथ और अथॉरिटी के साथ कैरी कर सकती हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी शार्प, कंट्रोल्ड और कमांडिंग थी कि ये उनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। एंड अगर नेशनल अवार्ड सच में क्राफ्ट और कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज करता है तो डेफिनेटली इस फिल्म के लिए यामी गौतम का नाम उस लिस्ट में होना चाहिए। ये कितनी अजीब बात है कि बॉलीवुड ने यामी गौतम जैसे प्रेशियस टैलेंट को इतने सालों तक इग्नोर किया। जब ग्लैमरस फेसेस स्पॉटलाइट में थे, तब एक ट्रूली पावरफुल परफॉर्मर को साइडलाइन में रखा गया। यामी को आर्टिकल 370 के लिए जी सिने अवार्ड एंड आईफा अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली शी डिड नॉट विन। देन 2025 में यामी की फिल्म आई धूमधाम, जो कि एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है। फिल्म में यामी एंड प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया। फिल्म क्रिटिक सहबाल चटर्जी ने कहा कि यामी एंड प्रतीक को उनकी परफॉर्मेंस के लिए फुल मार्क्स मिलते हैं। ऑल्दो फिल्म की स्टोरी क्रिटिक्स को इतनी पसंद नहीं आई, बट अगर आप यामी गौतम का करियर देखें तो ना उनके पास कोई बिग बैनर था, ना ही बिग बजट ग्लैमरस फिल्म्स। जो भी नाम, रिस्पेक्ट और जगह उन्होंने बनाई है वो सिर्फ अपनी मेहनत से बनाई। जब हिंदी फिल्म्स में मौका कम मिला तो साउथ सिनेमा की तरफ गई, वहां भी ज्यादा स्कोप नहीं मिला तो पंजाबी फिल्म्स में भी काम किया। यामी कभी रुकी नहीं, हर स्टेज पे अपना बेस्ट दिया। और यामी खुद भी ओपनली मान चुकी हैं कि उन्हें इंडस्ट्री ने कई बार इग्नोर किया है, जब उन्हें राउंड टेबल इंटरव्यूज में नहीं बुलाया जाता था। एंड र्यूमर्स ये भी थे कि जब काबिल फिल्म रिलीज हुई थी तो यामी क्योंकि उस वक्त इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, तो करण जौहर ने सिर्फ ऋतिक रोशन को कॉफी विद करण में इनवाइट किया था। बट बाद में ऋतिक ने भी मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी लीड एक्ट्रेस के बिना नहीं जाना चाहते थे। बॉलीवुड में आजकल हर फिल्म्स में लुक्स और ग्लैमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मोस्टली एक्ट्रेसेस अपनी एक्टिंग से ज्यादा इस बात पे ध्यान देते हैं कि वो स्क्रीन पे कितना स्टाइलिश या बोल्ड दिख रहे हैं, उनकी PR स्ट्रांग है या नहीं। लेकिन यामी गौतम के लिए उनका काम और उनकी एक्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। If I'm good at my work and if the audience likes my work, I will know it. इसलिए यामी ने ज्यादा से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया। एंड इसी वजह से कई बार कई प्रोड्यूसर्स ने यामी को फिल्म्स में लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी PR इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये मुझे कहा गया था कि आपका सिर्फ प्रॉब्लम ये है, आप सबको पता है आप अच्छे एक्टर हो, बट आपकी जो मार्केटिंग है या PR स्किल्स हैं,
they're not very strong. पीआर आपको लोगों के सामने ला सकता है, लेकिन ऑडियंस को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडियंस सिर्फ उसी को नोटिस करती है जिसका काम अच्छा हो। एंड यामी ने बिना किसी हाइप के सिर्फ अपने टैलेंट और कंसिस्टेंसी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है, एंड दैट इज हर रियल सक्सेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ये भी बताना कि आपने यामी के किस रोल को ज्यादा पसंद किया, विक्की डोनर वाली सॉफ्ट स्पोकन यामी या आर्टिकल 370 वाली फेयरलेस ऑफिसर।